स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर तक हमने ऑर्डर और मोलिकुलरिटी पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी जाना था। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने खुद ने किया था, दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैंने आपसे ये भी कमिटमेंट की थी कि जो न्यूमेरिकल सोल्व करेगा उसका नाम मैं ज़रूर अगले वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस कर देता हूँ जो वीडियो देखकर जिन्होंने क्वेश्चन सोल्व किया है और जिनका क्वेश्चन करेक्ट भी है। करण, साहिल, पिंकी और पूजा, सोनू और एक है शालू, इनने क्वेश्चन सोल्व किया है। उसके बाद बाकी जो बच गए वो आप लोग कोशिश किया करो, अगर नहीं होता है तो मेरे से कांटेक्ट कर लिया करो ज़रूर। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, दूसरा हम क्लास ग्रुप के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा आगे का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। तो नोट करेंगे, हम एक रिलेशन क्रिएट करना है किसके बीच में, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ के बीच में। तो आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल के लिखोगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ। यहां से हम एक कांस्टेंट को भी डिफाइन करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार इसे दूसरे मार्कर से लिख देते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा। आप हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ। अब आप लिखें रेट लॉ। ये दिख रहा होगा आपको, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता नहीं है यार। एक सेकेंड आप वेट करेंगे, 1 मिनट। अब कॉपी कर लीजिए आप। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, रिलेशन बताना है। तो कैसे रिलेशन आप क्रिएट करते हो इसके बीच में, देखो हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी गई है। एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि N1 of A plus N2 of B, it will be gives us N3 of C plus N4 of D। ये हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या एक मानो कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। पहले ही कह दिया कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। हमें क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate is directly proportional to concentration of A into concentration of B। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पावर N1 एंड N2, समझ गए होगे। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी, हम रेट आराम से लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ये कर लें कि मुझे लिखना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ध्यान से सुनना कि मुझे लिखना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन के साथ 1/N1। N1 इसकी स्टोइकियोमेट्री है, 1/N1 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। समझ गए होंगे। हाँ, तो ये है, यहां हमने रेट लिखी है, यहां भी रेट लिखी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखा है,
लेकिन ये किसमें, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ऊपर वाला मैंने रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर ऐसा है तो ऑन कंपेयरिंग आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करो। देखो रेट एक जगह क्या है, मैं लिख सकता हूं -1/n1 मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। समझ गए होंगे आप, इक्वल्स टू रेट k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर n1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर n2। लिख सकता हूं ना मैं ऐसा। अगर ऐसा है तो एक चीज और देख लो अब आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस ऑफ डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन के साथ मैं इसे लिखता हूं इक्वल्स टू, ये 1/n1 है, मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो n1 मल्टीप्लाइड बाय k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर n1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर n2। यहां तक बेटा किसको समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें। देखो ये मैंने क्या लिखा, मैंने रेट लिखी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दोनों के अकॉर्डिंग मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी। उसके बाद अब देखो मैंने क्या किया, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/n1 मैं इसे इस साइड लेके आया तो ये बना n1 मल्टीप्लाइड बाई k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर n1 एंड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर n2। यहां तक आप लोगों को समझ आया तो यहां से देखो n1 इंटू k, n1 इंटू k, n1 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मान लो 3 है, मान लो 2 है, मान लो 1 है, जो भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा वो ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर दिया होगा तो वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा k तो पहले से ही कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो कोई ना कोई नया कांस्टेंट आएगा। उस नए कांस्टेंट को मैं नाम दे देता हूं k ऑफ a। उस नए कांस्टेंट को क्या नाम दिया मैंने, k ऑफ a। इसका मतलब k ऑफ a इक्वल्स टू किसके बराबर, n1 मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट के। बेटा नोट करो आप एक बार, इसे नोट करो फिर आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो k है, ये k है, ये आप लिखो, इसका नाम लिखो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर, रेट कांस्टेंट यहां लिखो फॉर डिसअपियरेंस ऑफ a। आप लिख लो, यहां बोर्ड थोड़ा छोटा है तो लिखेंगे रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ a। मैं इसे मिटा के लिख दूं रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ a। ठीक है, a के डिसअपियरेंस के लिए जो रेट कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू है n1 मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, अब आगे ऐसा ही कुछ केस हम b के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ ये जो लफड़ा हमने किया है वो b के साथ भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि आप पहला पार्ट समझ लो, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4th पार्ट तक आप आराम से कर सकते हो। अगला मैं थोड़ा सा लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। ये आप नोट करो, कर लिया, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आपको जल्दी से लें, फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब देखो आगे चलोगे, आपने लिखा रेट, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिख रखी है। अब आप लिखना चाह रहे हो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी,
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा, माइनस ऑफ 1/n2, क्योंकि बी का कोफिशिएंट कौन है, 2 है, इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt। सही हूं मैं? अब कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करोगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। आप कंपेयर करो जरा, कैसे करोगे, माइनस ऑफ 1/n2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करोगे, k रेट लिखी मैंने इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर n1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर n2। बेटा आप साफ साफ समझ गए होंगे। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा n2 को इधर वाली साइड ट्रांसफर करना। तो लिखूं मैं माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, पढ़ सकते हो आराम से, इक्वल्स टू n2 मल्टीप्लाइड बाय k इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ n1 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन b रेज टू पावर n2 लिखा। ये एक नया कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को हम नाम क्या दें, kb। इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दें हम, kb नाम दे दें। इसका मतलब कि kb इक्वल्स टू n2 मल्टीप्लाइड बाय किसके, k के। ऐसा ही है, अगर ऐसा है तो एक नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये जो kb है, आप लिखेंगे ये kb जो है वो है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ बी। बी के डिसअपियरेंस के लिए जो रेट कांस्टेंट आता है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा, kb होगा, ठीक है। अब आगे का सवाल, अब ये क्वेश्चन आपसे है कि आप रेट कांस्टेंट लिखते हो, किसके लिए लिखोगे, अब आप लिखोगे C के लिए और आप लिखोगे D के लिए। लेकिन यहां थोड़ा सा लोचा यही होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कंपेयर आपको इसी से करना। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये हो सकती है प्लस ऑफ 1/n3 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू, जैसा मैंने यहां लिखा, यहां पे k इंटू a, ये एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट लॉ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी हवाबाजी मत करना इनके साथ में। हवाबाजी कहने का मतलब ये है कि आप ये मत कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना है। कभी आप कर दो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर n3 and n4, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, जैसा रूल और रेगुलेशन कहते हैं, रूल रेगुलेशन मानोगे, उसके साथ साथ कुछ अपने लॉजिक लगाओगे और फिर आप यहां से रेट कांस्टेंट की नई वैल्यू पाओगे, ठीक है। तो यहां से नोट करें, फिर एक मैं लिख देता हूं, अगला आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बार कॉपी करेंगे सभी। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा टाइम और दे देता हूं आपको। हाँ, तो अब मैं इसे मिटाता हूं एक बार, फिर हम C के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से आपको C के लिए लिख के दिखाऊंगा, D आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो ये लो, फिर से हमें क्या करना, रेट लिखनी है हमें, तो डिफरेंशियल रेट इक्वल, तो आप यहां लिखोगे क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखने वाले हो या रेट ऑफ अपीयरेंस, क्वेश्चन है, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या लिखोगे, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ सी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये बनेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप यहां लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। कैसे लिखोगे? प्लस ऑफ, ध्यान से देखना, याद आएगा आपको, 1/n3 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू। रेट लॉ से कंपेयर करना है हमें। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर n1 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर n2। ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। हमारा काम क्या? इस n3 को उधर भेजना। तो d ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू, पॉजिटिव साइन के साथ में, साइन जरूर मेंशन करूंगा, साइन जरूर मेंशन करना होगा, इक्वल्स टू n3 मल्टीप्लाइड बाय k इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर n1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर n2। ये जो नया कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को आप kc लिख सकते हैं, अगले वाले को kd लिखेंगे। वो हरियाणा के जो गाने गाता है वो फिल्म स्टार नहीं, यहाँ kd एक कांस्टेंट है, वो वाला kd मत समझ जाना आप। तो ये kd जो है वो क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, सी के अपीयरेंस के लिए जो रेट कांस्टेंट आता है वो kc होगा। इस तरह से हमें रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दोनों से जो रेट निकल के आती है उसे हमें कंपेयर करना होता है। कंपेयर करके यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं। हो सकता है कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर बताऊं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ही दूंगा, तो एक बार इसे नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब सभी क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उनके बारे में इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है आपके लिए 2a + 3b। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है 2a + 3b। क्वेश्चन नंबर आई थिंक यहाँ से फर्स्ट ही होगा इस लेक्चर का। इट विल गिव्स अस 4c। ये इक्वेशन है। अब इस केमिकल रिएक्शन जो है, यहाँ K1, जो K1 है ये दे रखा है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, ए के डिसअपीयरेंस कांस्टेंट दे रखा है ए का, उसके बाद K2 दे रखा है, उसके बाद K2। ठीक है, वो धूम केतु वाला K2 नहीं है, पहले समझा देता हूं, ये K2 है। तो यहां से ये है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट कांस्टेंट डिसअपीयरेंस ऑफ बी के लिए, मतलब बी का रेट कांस्टेंट दे रखा है। उसके बाद जो है K3, ये क्या होगा? रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस
अपीयरेंस ऑफ सी के अपीयरेंस का रेट क्वेश्चन। अब आपको काम क्या करना है, काम जो करना है वो लिखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। आपको K1 K2 और K3 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन सोल्व करेगा नेक्स्ट वीडियो उसी के नाम होगा, समझ रहे हो, जो क्वेश्चन सोल्व करेगा नेक्स्ट वीडियो उसी के नाम होगा। तो जल्दी से आप सोल्व करें इसे। हो सकता है कि अब ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से भी सोल्व कर दे, और ऐसा भी हो सकता है आप कल का टाइम भी ले लें। तो क्वेश्चन है आपका है, कभी भी सोल्व कीजिए, लेकिन सोल्व करके जरूर दीजिए। जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे का नेक्स्ट टॉपिक मैं ये समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, जहां आपके क्लास टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, जो पूछेंगे आपके टीचर। आप कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, वो टीचर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इसी टॉपिक पे आने वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान लगाकर पढ़िए। टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हेडिंग डाल के लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और इक्वेशन फॉर वेरियस ऑर्डर। आप यहां लिखिए रेट लॉ और इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो अब हम लिखते हैं, देखो रेट लॉ क्या होता है। मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं, आप उनको एज इट इज लिखे। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इक्वल्स टू के इनटू, वही एक इक्वेशन हमने मान रखी है, तो के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता वो पावर में जाता, पावर में जाता तो पावर तो ऑर्डर होती है ना, सम ऑफ द पावर जो होता है वो ऑर्डर होता है। तो आप इस तरीके से समझें, ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, यहाँ आपको अपने माइंड को बिल्कुल अपडेट रखने के, आपका जैसे मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, तो इसी तरह से अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखो। पता नहीं कौन से कोने में कौन सी बात आपको फिट करनी पड़ जाए। तो सेम मैं यही कह रहा हूं कि रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में लेके गई। ऑर्डर आपने पढ़ा है कि जो पावर आप जोड़ते हो रिएक्टेंट्स की, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो यहां हमने ऑर्डर लिखा, तो मैंने ऑर्डर भी लिख दिया इसे। यूनिट्स ऑफ के आपको लिखनी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यूनिट्स ऑफ के ये आपको लिखना है, या मैं आगे आपको जरूर चल के बता दूंगा। अच्छा, रेट इक्वल्स टू मैंने अभी अभी तो लिखा,
अब देखो मैं यूनिट्स लिख के बता रहा हूं, ये यूनिट्स क्या होंगी। तो रेट इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप दो बारी ये लिखते हो कि माइनस डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू क्या लिखते हो, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एन। ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। यहां की अगर बात करूं तो देखो कॉन्सेंट्रेशन, अब ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। एक बार समझ लो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी आपने पढ़ी है। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो देखो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। यहां मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। आप इसे डिवाइड कर रहे हो, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन को dt से डिवाइड कर रहे हो, टाइम किसका, सेकेंड के अंदर। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। समझ गए, ये तो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो ना यूनिट्स बनाना, तो यहां भी हम थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं। हालांकि फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, बस मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो यहां देखो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स, टाइम की यूनिट सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू के है। यहां कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिखनी है मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस एन, रेज टू पावर 1 माइनस एन में लिख रहा हूं। ठीक है, ये 1 माइनस एन क्यों लिखा मैंने वो भी मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहां एन लिख देता एन, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां जो पावर मैंने लिखी है 1 माइनस एन, ये इसलिए लिखा है, तो आप एक सेकंड देखो, मोल लीटर इनवर्स मैंने यहां लिखा एन। अब अगर मैं यहां से के निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से के निकालना चाहूं तो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस एन। क्यों किया, क्योंकि ये जाएगा डिवाइड में, गया डिवाइड में जाने के बाद, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपने कान खोल कर सुनना, ये जाएगा डिवाइड में। अगर मैं यहां लिखता एन लिखता मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स कैंसिल। जब कैंसिल हुआ बचा क्या, 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन का मतलब आप ऊपर लेके जाओ एन को, 1 माइनस एन। तो ये जो कितने भी हो सकती हैं, ये कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग हो सकती हैं। अब आगे आप समझ जाओगे। आगे सेकेंड इनवर्स। अब देखो आपको जब भी यूनिट लिखनी है के की, तो के की यूनिट इक्वल्स टू, के यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू आप लिखोगे मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, फिर हम आपके साथ थोड़ा क्वेश्चन खेल लेते हैं। एक बार नोट करो। तो नोट किया होगा। मान लो अब देखो आपके पास जो रिएक्शन है वो अलग अलग ऑर्डर की मिलेंगी, ये तो आप मानते हो। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगी, कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मिलेगी, कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मिलेगी, फोर्थ ऑर्डर मिल सकती है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, 3 से ऊपर मिले ना मिले वो आपकी मर्जी, आपको मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। आप समझ सकते हो कि जहाँ आपको क्वेश्चन जैसा मिलेगा वैसा ही आप उसे सोल्व करेंगे। देखो मैं यहाँ एन क्या है, ये एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मैं एन की वैल्यू के साथ साथ के की वैल्यू लिख पाऊंगा। कैसे, देखो एक बार इसे आप कॉपी करो, जल्दी से कर लिया होगा आपने, मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स ऑफ के, ठीक है, यहां लिखना है 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप बेटा आप सभी अपने आप ही सोल्व करोगे, हमने कहा है आप सोल्व करेंगे। कैसे करोगे, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब n इक्वल्स टू 0, समझ गए। अब n इक्वल्स टू 0 है, अभी आपने ताजा पढ़ा कि k इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर
1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। पावर n इक्वल्स टू कितना, 0, करो पुट, k इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस 0 और सेकेंड इनवर्स। हो गया, कर लिया, 1 में से 0 घटा दो, क्या बचा, 1 बचा। k की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, याद रखना। और क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं आपको कैसे पूछा जाता है, एक बार इसे नोट कर लो। हाँ, तो एक बार इसे नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो क्या है, आपको यूनिट निकालनी है। क्वेश्चन 110% आपको किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर जरूर मिल सकता है। व्हाट इज द यूनिट फॉर के? के की यूनिट क्या होगी? अब ये नहीं कहेगा कि सारी रिएक्शन ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी रिएक्शन है आप उनकी यूनिट्स बताएं, ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। आपको ये कहा जा सकता है कि आप यूनिट बताएं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब आप कैसे बताएंगे भाई? जो भी एन की वैल्यू दे आपको, मतलब मैंने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो मैंने एन की वैल्यू 0 ले ली। अगर किसी ने कहा कि एन की वैल्यू 1 लीजिए, आप 1 लोगे तो 1 माइनस 1 0, जिसकी पावर 0 उसका बेस 1। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सेकंड इनवर्स होगा। तो आप लिख के दिखाएंगे, लिखो जल्दी से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर की रिएक्शंस के साथ आप यूनिट ऑफ के जरूर लिखेंगे। और लिख के अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कॉपी पेस्ट कर दो जल्दी से। है टाइम, आप काम करो, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। टॉपिक हमारा यही रहेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यही पढ़ेंगे। देखो क्या होगा, आप करते रहो, मैं लिख देता हूं। अगर कहे n इक्वल्स टू 0 तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कहे n इक्वल्स टू 1 तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहा जाए n इक्वल्स टू 2 ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कहा जाए n इक्वल्स टू 3 तो ये होगा फोर्थ ऑर्डर। ये क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, थर्ड ऑर्डर। क्या होगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी। तो इस तरह से थोड़ा भावनाओं में बह गया था, तो हो जाता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा। मैं लिख रहा हूँ N3 इक्वल्स टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए मतलब n की वैल्यू जितनी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी उतना। n की वैल्यू 1 तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 1। n की वैल्यू 5 अगर हो तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक बार इसे कॉपी कर लें, फिर आगे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब एक एक ऑर्डर की रिएक्शन के साथ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर, इस तरह से। लेकिन आज हम एक ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, हो सके तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। आप भी बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे मास्टर रोज़ आ जाता है सर खाने, खाता है चला जाता है, हमारे ऊपर से जाता है। लेकिन ऐसा सभी नहीं सोचते, जो आप सोचते हो वो सभी नहीं सोचते। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो मज़े लेते हैं। ठीक है, तो मज़े लेने वाले जो भी हैं वो पढ़ लो, और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहो। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर
रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी भाई साहब बताओगे? किसी को पता है, किसी ने पढ़ा है, किसी ने जानने की कोशिश की है? व्हाट आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इसका मतलब शायद आपको ध्यान हो, आपने लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, अगर आपने सोल्व किया है तो आपको ध्यान होगा कि आपने y की पावर या b की पावर, मतलब y की जगह आपने 0 लिखा, y इक्वल्स टू आपके पास 0 आया था और b की पावर 0 लिखी। अच्छा, ये क्यों लिखा था आपने? कारण इसका ये था कि b की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप चेंज कर रहे थे, याद दिलवा दूं मैं आपको, b की कॉन्सेंट्रेशन को जैसे जैसे आप चेंज कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब आपने 0 लिखा। यही है कि किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो कैसे हम लिखेंगे, इनको डिफाइन भी करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड्स, मैं लिखता हूं, आप कॉपी करेंगे, द रिएक्शंस हुज रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, whose rate does not depends on the concentration, समझ जाओ, मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या है ये? मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके ऊपर? रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है कुछ भी ऐसे कोई लेना देना नहीं, रिएक्शन होगी मतलब होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिखूँ, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो ना यार, बिना एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता है, आपकी थोड़ा दिमाग जो है वो थोड़ा ऐसे ही हो गया, मतलब थोड़ा आप उसे यूज नहीं करते हो। लॉकडाउन में आपका दिमाग का जो बत्ती है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तुमने देखा होगा या पढ़ा होगा 6th क्लास के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस सुना है ना आपने? प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोले तो, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है आपने पढ़ा है उसे अच्छे से। अगर सनलाइट ना हो तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसका मतलब अगर पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर पौधे के पास पानी है, अगर पौधे के पास ग्लूकोज है, लेकिन जब तक सूरज का प्रकाश नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसका मतलब कि चाहे किसी पेड़ के पास, किसी पौधे के पास कट्टे भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है, टंकियां भर भर के पानी है, लेकिन जब तक सूरज दादा नहीं आएंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए आप? इसका मतलब कि कंसंट्रेशन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या पड़ता है कि जब सूरज की रोशनी आएगी तब रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शंस जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उन्हें आप क्या कहते हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हो। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, all the photochemical reactions, all the photochemical reactions, all the photochemical reactions and decomposition reactions, and photo decomposition होती है, composition रिएक्शंस एंड फोटो डिकम्पोजिशन। याद रखना, हर एक डिकम्पोजिशन नहीं,
डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तो वैसे जनरली हीट करोगे तो टूटेगी, या मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भी आप ये सोच रहे होते हैं कि सारी डीकम्पोजिशन, हाँ सारी डीकम्पोजिशन, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ रेयर केसेस जो हैं आप लोगों में से खोज सकते हो आगे भविष्य में, तो मैं इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, समझ गए? तो ये जो भी होती हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए H2 गैस प्लस Br2, ठीक है, ये Br2 जैसे ही रिएक्शन करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2HBr, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब अगर यहाँ से सनलाइट हटाओगे रिएक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इन याद रखना फोटो केमिकल रिएक्शंस, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस रेट, तो भाई साहब देखना रेट इज डायरेक्टली, मैं थोड़ा हाईलाइट करके तो लिख दूं इसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मानते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? नहीं, गलत होंगे आप। क्या? जितनी ज़्यादा तेज धूप पड़ेगी, जितनी ज़्यादा लाइट आपके पास होगी, उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही रेट होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, मैं हाईलाइट करके लिख दूँ इसे, जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जिसका बेस जीरो, जिसकी पावर जीरो, तो रेट इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना? तो एक बार कॉपी कर लेंगे इसे। हाँ, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन की अभी अभी आपने रिएक्शन करवाई, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस है, ब्रोमीन भी गैस है, आप इन दोनों को रिएक्शन कैसे करवाओगे? ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन इस हाथ में पकड़ोगे, ब्रोमीन इसमें पकड़ोगे, ये दोनों गैसेस हैं, आप लाओगे ऐसे मिला दोगे, ऐसे रिएक्शन नहीं होती भाई साहब। तो क्या होगा, आपको इस रिएक्शन को करवाने के लिए किसी ना किसी सरफेस की जरूरत पड़ेगी। सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर हम ये कहें कि होल्स हो, होल्स का मतलब छिद्र हो, वहाँ ये गैसें जाके ट्रैप हो, थोड़ी देर रुके, आराम करें, इस दौरान इनकी रिएक्शन हो, इस दौरान प्रोडक्ट बने, तो ऐसा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो यहाँ नोट डाल के 2000 वाला बड़ा नोट आप लिख सकते हो, इन डीकम्पोजिशन reactions, rate of reaction is also depends on
द सरफेस ऑफ मेटल, यहाँ मेटल के सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है सब कुछ। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड को गोल्ड के सरफेस पे, गर्ल्स गोल्ड का नाम आ गया तो आप थोड़ा खुश मत हो जाना, ये गोल्ड केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। तो गोल्ड जो है, गोल्ड के सरफेस पे 2HI, जो 2HI है वो जब ये रिएक्शन करता है मतलब डीकम्पोज होता है तो ये बनाता है H2 गैस प्लस I2 गैस। अब देखो भाई साहब, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात ये है, समझोगे? समझो कि आपने ये जो रिएक्शन है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, ना ही ये फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब कि ये सनलाइट की प्रेजेंस और ना प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब ये डिपेंड करेगा गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के सरफेस के ऊपर, गोल्ड कितनी रिएक्शन इनकी करवाती है उसके ऊपर ये रिएक्शन जो है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसे कॉपी कर लें, फिर हमारा थोड़ा सा जो गुरु ज्ञान है वो जरूर लेते जाएं, फिर हम आगे इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अरे ले लो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, उम्मीद करता हूँ बड़े फास्ट होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसे हम पढ़ेंगे। आज ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाता है इसलिए आज उसे पोज कर दिया गया, उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा, तुरंत जल्दी, मतलब नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भी हो सकता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना। यहाँ तक जिसको जो भी कुछ नहीं समझ में आया, पीछे के लेक्चर तक का भी मैं बताता हूँ हमेशा, किसी भी चैप्टर का, किसी भी यूनिट का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट करके वहाँ सेंड कीजिए, क्वेश्चन आपके हमेशा सोल्व होके भेजेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको परेशान करते तो क्वेश्चन हमसे शेयर कीजिए, जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ें। लेक्चर एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 5 बार देखें, जो चीज़ नहीं समझ में आती वो पूछें। दूसरा, हर बार की तरह मैं यही कहता हूँ, ना तो कमेंट करने के पैसे लगते हैं और ना ही लाइक करने के पैसे लगते हैं। अगर वीडियो देखने आते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, लेकिन उसके साथ रीज़न ज़रूर बता दें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, ताकि उनके पास भी ऐसे इन्फॉर्मेशन जा सके। थैंक यू। घर रहें और जितना हो सके पढ़ें। बाय बाय।